आइए दोस्तों, हम लोग का जो पहला पॉइंट है देख पा रहे होंगे आप सभी। पॉइंट नंबर 1 क्या कहता है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड शुष्क बर्फ कहलाता है। जी हाँ मेरे मित्र, आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे कि आपका जो सॉलिड अवस्था में CO2 होता है, सॉलिड अवस्था में CO2 होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? ड्राई आइस कहते हैं। क्या कहते हैं सर? ड्राई आइस, शुष्क बर्फ कहते हैं। तो आपके एग्जाम में कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से शुष्क बर्फ के उदाहरण कौन है, या आपसे ये पूछा जाता है कि निम्नलिखित में शुष्क बर्फ है, तो आप क्या कहेंगे? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड क्या कहलाता है सर? शुष्क बर्फ कहलाता है। एक और चीज़ ध्यान में रखेंगे कि आपका जो ड्राई आइस है ये आपका किस पदार्थ का एग्जाम्पल है? तो आप कहेंगे सर ऊर्ध्वपातित पदार्थ का एग्जाम्पल है। किस पदार्थ का एग्जाम्पल है? ऊर्ध्वपातित पदार्थ का एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि शुष्क बर्फ में जो है ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया होती है, सब्लिमेशन की प्रक्रिया होती है। आप में से बहुत सारे कहेंगे कि गुरुजी ये सब्लिमेशन क्या होता है? तो सब्लिमेशन जो है, ऊर्ध्वपातन जो है, ये आपकी केमिस्ट्री का एक टॉपिक है जहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं इसके बारे में कि जब किसी ठोस पदार्थ को गर्म किया जाता है तो वो ठोस पदार्थ बिना द्रव अवस्था में आए अगर गैस में परिवर्तित हो जाती है, तब हम लोग क्या कहते हैं कि ये मेरा जो है ऊर्ध्वपातित पदार्थ है, सब्लिमेटिंग सब्सटेंस है। और ये जो प्रक्रिया हो रही है जिसमें कोई ठोस बिना द्रव अवस्था में आए सीधे गैस में परिवर्तित हो जा रही है, इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया कहते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसी प्रक्रिया जिसमें कोई ठोस बिना द्रव अवस्था में आए गैस में परिवर्तित हो जाती है, क्या कहलाती है? तो आप क्या कहेंगे? सर ऊर्ध्वपातन कहलाती है। आपके मन में ये भी सवाल उठना शुरू हो गया होगा कि क्या सर ऊर्ध्वपातित पदार्थ के सिर्फ और सिर्फ एक ही एग्जाम्पल है ड्राई आइस, शुष्क बर्फी? जी नहीं सर, और भी एग्जाम्पल है। और इसका एक सबसे बड़ा पॉपुलर कह सकते हो एग्जाम्पल जो आप सभी ऑब्जर्व करते होंगे अपने डेली लाइफ में, वो ये कि जब आपके घर में आरती होती है, पूजा होता है, तो उसमें कपूर को जलाया जाता है। तो आपका जो कैम्फर है, कपूर है, वो भी क्या है सर? ऊर्ध्वपातित पदार्थ का एग्जाम्पल है। नेफ्थिलीन बॉल्स भी क्या है सर? ऊर्ध्वपातित पदार्थ के एग्जाम्पल हैं। आयोडीन भी क्या है सर? ऊर्ध्वपातित पदार्थ के एग्जाम्पल हैं। तो आप ऊर्ध्वपातित पदार्थ के एग्जाम्पल को भी याद रखेंगे। कभी कभी आपके एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और ऐसे तो आप सभी को पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ये अभी वैश्विक उष्मनन का भी काम कर रही है, ग्लोबल वार्मिंग को लीड कर रही है। जो हम लोग कहते हैं कि कभी कभी हम लोग को बहुत ज़्यादा गर्मी लगना शुरू हो जाता है और कभी कभी बहुत ज़्यादा हम लोग को ठंडा लगना शुरू हो जाता है। तो ऐसा आपके मौसम में परिवर्तन के चलते होता है। लेकिन जनरली रीजन जो अत्यधिक तापमान जो हम लोग झेलते हैं वो हम लोग कहते हैं सर वैश्विक उष्मनन के चलते होता है, ग्लोबल वार्मिंग के चलते होता है। और ग्लोबल वार्मिंग को सबसे ज़्यादा कौन सी गैस इंक्रीज कर रही है? तो सर कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज कर रही है। अगला बात करते हैं हम लोग पॉइंट नंबर 2 की। इसमें क्या है कि हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर आधारित होता है। जी हाँ मेरे मित्र, ध्यान में रखेंगे कि आपके एग्जाम में कभी कभी ये भी पूछ देता है कि हाइड्रोजन बम के आविष्कारक कौन थे? हाइड्रोजन बम के आविष्कारक कौन थे? तो आप क्या कहेंगे? सर टेलर नामक वैज्ञानिक थे। टेलर नामक वैज्ञानिक जिन्होंने हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया था। और ये जो हाइड्रोजन बम है ये किस अभिक्रिया पे आधारित होता है? तो सर नाभिकीय संलयन के अभिक्रिया पे आधारित होता है। किस पे सर? नाभिकीय संलयन के अभिक्रिया पे आधारित होता है, जिसको इंग्लिश में हम लोग न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। क्या कहते हैं सर? न्यूक्लियर फ्यूजन। अच्छा, आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि जब सर हाइड्रोजन बम का आविष्कारक टेलर थे और हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पे आधारित होती है, तो फिर एटम बम के आविष्कारक कौन थे? ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि एटम बम के आविष्कारक कौन थे? तो मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि एटम बम के आविष्कारक ओटो हन नामक वैज्ञानिक थे। कौन थे सर? ओटो हन नामक वैज्ञानिक थे। और फिर आपका अगर यही क्वेश्चन यहाँ भी पूछ दिया जाए कि एटम बम, जो आपका एटम बम है, परमाणु बम है, ये किस अभिक्रिया पे आधारित होता है? तो ध्यान रखेंगे कि ये नाभिकीय विखंडन की घटना पे आधारित होता है, या नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया पर आधारित होता है। नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया पर आधारित होता है। तो आपके यहाँ से 2 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बन पड़ते हैं। पहला कि हाइड्रोजन बम को किसने खोजा? तो टेलर ने खोजा।
किस अभिक्रिया पे आधारित होता है? तो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर आधारित होता है। अच्छा, नाभिकीय संलयन क्या होता है? तो हम लोग कहते हैं कि सर ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो परमाणु एक दूसरे के साथ जुड़ करके एक नए परमाणु का निर्माण करता है, उसमें हम लोग कहते हैं नाभिकीय संलयन। संलयन का सीधा सा मतलब हुआ क्या कि दो परमाणु का आपस में जुड़ना, और विखंडन का मतलब आप सभी समझ रहे हैं। विखंडन का मतलब क्या होता है? एक बड़े से कण का क्या हो जाना सर? विखंडित हो जाना, मतलब टूट जाना। तो आपका जो परमाणु बम है इसमें क्या होती है सर? नाभिक टूटता है, जिसके चलते इससे बहुत हाईली अमाउंट में विनाशकारी ऊर्जा निकलती है, जो हम लोगों के लिए क्या करती है सर? क्षति पहुंचाती है, हम लोगों के लिए प्राणघातक होती है, आप ये भी कह सकते हैं। तो एटम बम नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया पर आधारित है, हाइड्रोजन बम संलयन की अभिक्रिया पर आधारित है। एटम बम के आविष्कारक ओटो हन थे, हाइड्रोजन बम के आविष्कारक टेलर थे। ये तो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका तीसरा पॉइंट, दूध खट्टा होता है किसके चलते? लैक्टिक एसिड के चलते। ऐसे आप सभी को मालूम होगा कि सर दूध में कौन सा एसिड पाया जाता है? लैक्टिक एसिड। दही में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो लैक्टिक एसिड। आपसे पूछ दे कि नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो आप क्या कहेंगे सर? सैट्रिक एसिड पाया जाता है। इमली में सर तो टार्टरिक एसिड पाया जाता है। तो कुछ आपके ऑर्गेनिक एसिड हैं जिसका नाम आपको ध्यान में रहना चाहिए। अगर आपको ध्यान में नहीं है या कहीं पे नहीं मिल रहा है तो मैं ऑर्गेनिक एसिड के लिए एक अलग से सेशन लाऊंगा, जिस पे आपको मैं ये समझाने की कोशिश करूंगा कि आप इन सारे नाम को आसानी से कैसे याद रख सकते हैं। तो उसकी चर्चा हम लोग अगले वीडियो किसी वीडियो में कर लेंगे। अभी बात करते हैं अपने चौथे पॉइंट की। हम लोग का चौथा पॉइंट क्या कह रहा है कि सर हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। आप कहेंगे सर ठीक है, हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो कितना अधिक होता है? तो मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि हीरा का अपवर्तनांक को 2.41 कहते हैं। कितना कहते हैं सर? 2.41। अच्छा, ये अपवर्तनांक क्या होता है सर? तो कुछ नहीं कहेंगे सर, आप कहेंगे कि सर साइन आई बटा साइन आर को हम लोग क्या कहते हैं सर? अपवर्तनांक कहते हैं। साइन आई को क्या बोलते हैं सर? तो आपतन कोण की जया बोलते हैं। क्या कहते हैं सर? आपतन कोण की जया। और जो आपका साइन आर है इसको हम लोग क्या कहते हैं सर? तो अपवर्तन कोण की जया कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्तन कोण की जया कहते हैं। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। और हाँ, आप एक और चीज़ ध्यान में रखिएगा कि सर हीरा प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है। हीरा प्रकृति में पाए जाने वाला क्या है सर? सबसे कठोर पदार्थ है। इसका अपवर्तनांक 2.41 सबसे अधिक होता है। अपवर्तनांक साइन आई बटा साइन आर, आपतन कोण की जया बटा अपवर्तन कोण की जया के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। और आपका एक और क्वेश्चन इस हीरा से पूछा जाता है, क्या कि हीरा सबसे ज़्यादा चमकीला दिखाई पड़ता है किसके चलते? तो ध्यान में रखेंगे कि हीरा के अंदर में सर क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। क्या होता है सर? पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, जिसके चलते आपका हीरा जो है चमकीला दिखाई पड़ता है। हीरा में क्या होता है सर? पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, जिसके चलते आपका हीरा जो है वो क्या होता है सर? चमकीला दिखाई पड़ता है। अगर आपसे आपके एग्जाम में ये पूछ दिया जाए कि निम्नलिखित में से कार्बन के अपरूप कौन है, एलोट्रॉप कौन है, और आपके ऑप्शन में हीरा रहे तो आप किसको टिक करेंगे? तो मेरे मित्र आप हीरा को टिक करेंगे। हीरा जो है वो क्या है सर? कार्बन का अपरूप है, एलोट्रॉप है। आपके मन में सवाल उठेगा फिर से कि क्या कार्बन के सिर्फ एक ही एलोट्रॉप है? हीरा ही, बहुत सारे एलोट्रॉप हैं, लेकिन आपके एग्जाम में 3 एलोट्रॉप बार बार आपको रिपीट करके पूछा जाता है। पहला आपसे पूछा जाता है हीरा के बारे में, दूसरा पूछा जाता है ग्रेफाइट के बारे में, दूसरा क्या पूछा जाता है सर? ग्रेफाइट के बारे में, और तीसरा है एक जिसको हम लोग बकी बॉल कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? बकी बॉल या बकी मिस्टर फुलेरिन कहते हैं, जिसमें कार्बन परमाणु की संख्या 60 होती है। तो ये तीनों क्या है सर? कार्बन के अपरूप हैं, एलोट्रॉप्स हैं। कौन कौन? हीरा, ग्रेफाइट, बकी बॉल। यही नाम आपको बकी मिस्टर फुलेरिन लिखा हुआ मिलेगा, जिसमें कार्बन के कितने परमाणु होते हैं? 60 परमाणु होते हैं। तो ये तीनों क्या हैं सर? कार्बन के अपरूप हैं। तो देखिए यहाँ से आपको 3-4 क्वेश्चन बन पड़ते हैं। पहला तो आपसे ये पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक किसका होता है? तो हीरा का होता है। कितना होता है? 2.41 होता है। हीरा सबसे ज़्यादा चमकीला दिखाई पड़ता है। क्यों दिखाई पड़ता है?
क्योंकि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के चलते ये क्या होता है सर, चमकीला दिखाई पड़ता है। हीरा किसका अपरूप है, तो कार्बन का अपरूप है। कार्बन के और कौन कौन से अपरूप हैं, तो आपका ग्रेफाइट, बकीबॉल, बकी मिस्टर फ्लोरीन। और अपवर्तनांक किसको कहते हैं, तो साइन आई बटा साइन आर को हम लोग क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। इतना चीज अगर आपको यहाँ से याद रहता है तो मेरे समझ से इससे पूछे जाने वाले इर्द गिर्द के जो भी क्वेश्चन होंगे उसको आप आसानी से बना लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पे मैंने क्या लिखा कि सर प्लेटिनम को हम लोग क्या कहते हैं, सफेद स्वर्ण कहते हैं। तो आपके एग्जाम में ये मेन पॉइंट पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से सफेद स्वर्ण कौन है, तो आप क्या कहेंगे, प्लेटिनम। ध्यान दीजिएगा कि प्लेटिनम को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो सर पीटी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पीटी से। तो आपके एग्जाम में ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से सफेद स्वर्ण के उदाहरण हैं, तो आप क्या कहेंगे, प्लेटिनम जो है वो सफेद स्वर्ण के उदाहरण है। इस चीज को भी आप ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, आपका जो अगला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 6, यहाँ पे क्या लिखा है मैंने कि इलेक्ट्रॉन त्याग की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण कहलाती है। जी हाँ मेरे मित्र, आपके एग्जाम में ये भी पूछा जाता है आपसे कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी तत्व के द्वारा इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जा रहा है तो तत्व का क्या हो रहा है, आप कहेंगे ऑक्सीकरण हो रहा है। ये आप सिंपल वे में इसको ऐसे याद रखेंगे कि इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रक्रिया ऑक्सीकरण कहलाती है और इलेक्ट्रॉन गेन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, अपकरण कहलाती है। गेन बोले तो ग्रहण करने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है सर, अपकरण कहलाती है। और ध्यान में रखेंगे कि ऑक्सीकरण को हम लोग क्या कहते हैं सर, इंग्लिश में ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो कभी कभी आपके एग्जाम में ऑक्सीडेशन लिखा हुआ रहता है, या तो इंग्लिश में इस तरह से या फिर आपको इस तरह से। तो इस दोनों कंडीशन में आपको घबराना नहीं है सर। ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया हो रही है मतलब इलेक्ट्रॉन का क्या होगा सर, त्याग हो रहा होगा। इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो रहा है सर, इसका मतलब ये हुआ कि रिडक्शन की प्रक्रिया हो रही है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं सर, जिसको हम लोग कहते हैं अपकरण की प्रक्रिया। क्या कहते हैं, अपकरण की प्रक्रिया। मेरे मित्र, कभी अगर आपके एग्जाम में ये पूछा जाए कि ऑक्सीकरण और अपकरण अभिक्रिया जब दोनों साथ होती है तब इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, तो आपका ऑक्सीकरण और अपकरण जब दोनों साथ हो तो इसी रिएक्शन को हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। कौन सा रिएक्शन कहते हैं सर, रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। एक और खास बात आप ध्यान में रखिएगा, आपका जो ये ऑक्सीकरण है और अपकरण है इसका परिभाषा किसी और तरीके से भी पूछा जा सकता है। कैसे पूछा जा सकता है सर, तो पहला आपका यहाँ पे है कि इलेक्ट्रॉन त्याग की प्रक्रिया ऑक्सीकरण कहलाती है और इलेक्ट्रॉन ग्रहण की प्रक्रिया अपकरण कहलाती है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि सर ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुट रहा हो, ऑक्सीजन क्या हो रहा हो सर, जुट रहा हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं सर, ऑक्सीकरण कहते हैं। ऐसी रासायनिक प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुट रहा हो उसको क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण कहेंगे। और ऐसी रासायनिक प्रक्रिया जिसमें हाइड्रोजन क्या हो रहा हो सर, जुट रहा हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे सर, अपकरण कहेंगे। देखिए इसको और डिटेल में भी हम लोग कह सकते हैं ऑक्सीकरण के बारे में, क्या कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुट रहा हो और हाइड्रोजन क्या हो रहा हो सर, हट रहा हो, तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण प्रक्रिया कहते हैं। आप अपकरण के बारे में क्या कह सकते हैं कि सर ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन जुट रहा हो जबकि ऑक्सीजन क्या हो रहा हो सर, हट रहा हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अपकरण कहते हैं। उम्मीद है कि यहाँ तक के सारे पॉइंट को आप आसानी से समझ पाए होंगे। एक बार आप चाहें तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके, फिर हम लोग आगे कुछ और भी इंपॉर्टेंट वन लाइनर है उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। आपका जो अगला पॉइंट है 7 नंबर का पॉइंट, देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। फोटोग्राफी में किसका प्रयोग होता है सर, सिल्वर ब्रोमाइड का। कई बार आपके एग्जाम में ये सवाल पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस चीज़ का उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है या किस यौगिक का उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। आप क्या कहेंगे, सिल्वर ब्रोमाइड। क्या कहेंगे सर, सिल्वर ब्रोमाइड। ध्यान रखिए, एक और क्वेश्चन आपको इससे संबंधित पूछा जाता है, वो क्या कि आपसे पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस विलयन का प्रयोग फोटोग्राफी में किया जाता है, तो आप कहेंगे हाइपोविलयन। क्या कहेंगे सर, हाइपोविलयन का प्रयोग किस में किया जाता है, फोटोग्राफी में किया जाता है। तो आपके ऑप्शन में जहाँ कहीं भी फोटोग्राफी रहे क्वेश्चन में और ऑप्शन में हाइपोविलयन रहे तो आप बेशक इसको टिक करेंगे। और एक और इम्पॉर्टेंट बात ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पे सिल्वर ब्रोमाइड की मैंने बात करा है। जब आपसे आपके एग्जाम में ये पूछ दिया जाए कि निम्नलिखित में से सिल्वर आयोडाइड किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, सिल्वर आयोडाइड किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो सर आप क्या कहेंगे कि कृत्रिम वर्षा के लिए। क्या कहेंगे सर, कृत्रिम
वर्षा के लिए। आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे कि सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग कहाँ पे होगा? फोटोग्राफी में होगा। फोटोग्राफी में किस विलयन का प्रयोग किया जाएगा? हाइपोविलयन का प्रयोग किया जाएगा। कृत्रिम वर्षा के लिए किस यौगिक का प्रयोग किया जाएगा? तो सर सिल्वर आयोडाइड का किया जाएगा। आपका अगला है, ये भी आपके एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है कि नॉन स्टिक बर्तन के ऊपरी परत पर किसका लेप चढ़ा हुआ रहता है या किसका परत चढ़ा हुआ रहता है? तो आप कहेंगे सर टेफ्लॉन का परत चढ़ा हुआ रहता है। अच्छा, नॉन स्टिक समझते हैं ना, बिना चिपकने वाला, जो फ्राई पैन वगैरह होता है उसमें कोई भी चीज़ जल्दी नहीं चिपकता है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर में क्या होता है सर? टेफ्लॉन का लेयर चढ़ा हुआ रहता है। तो ये चीज़ आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा। और हाँ, मैंने आपको कई बार बताया है कि सर जो कुछ भी पढ़ें, रिवीजन में पढ़ें या उसको आप ऐसे अपने नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं, उसका नोट्स ज़रूर बनाएं, क्योंकि जो नोट्स होता है ना वो आपके एग्ज़ाम के अंतिम समय में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है 9 नंबर का। यहाँ पे मैंने क्या लिखा कि सर जल की अस्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट तथा क्लोराइड के कारण होती है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे 2 बात होती है। एक होता है अस्थायी कठोरता, एक क्या होता है सर? अस्थायी कठोरता, और एक होता है आपका अस्थायी कठोरता। किसका सर? जल का। किसका सर? जल का। एक होता है अस्थायी कठोरता और एक होता है आपका अस्थायी कठोरता। आप में से बहुत सारे मित्र कहेंगे कि सर अस्थायी कठोर जल या फिर अस्थायी कठोर जल किसको बोलेंगे? तो आप कहेंगे सर अस्थायी को तो गोली मारो, पहले ये बताओ कि ये कठोर जल क्या होता है? क्या जल के कोई टाइप होते हैं क्या? मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि वाटर के 2 प्रकार होते हैं। वाटर के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार। एक को बोलते हैं हम लोग हार्ड वाटर, जिसको कठोर जल बोला जाता है, और दूसरा होता है आपका मृदु जल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सॉफ्ट वाटर बोलते हैं। अच्छा, 1 मिनट रुक जाइए, मार्कर का इंक लगता है जवाब दे रहा है, थोड़ा सा इंक इसमें डाल लें फिर आगे बात करेंगे। हमने आपको क्या बताया कि सर वाटर जो होता है वो 2 टाइप का होता है। पहला होता है हार्ड वाटर, जिसको हम लोग कठोर जल बोलते हैं। दूसरा होता है सॉफ्ट वाटर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मृदु जल बोलते हैं। अब आप कहेंगे कि सर हार्ड वाटर किसको कहेंगे और सॉफ्ट वाटर किसको कहेंगे? तो बस एक सिंपल सा चीज़ याद रखिएगा कि जो पानी साबुन के साथ झाग उत्पन्न कर रहा है उसको आप सॉफ्ट वाटर कहेंगे, और जो पानी साबुन के साथ आपका क्या कर रहा है? झाग उत्पन्न नहीं कर रहा है, उसको आप हार्ड वाटर कहेंगे। तो ध्यान में रखेंगे इस चीज़ को कि जो वाटर साबुन के साथ क्या करे? झाग उत्पन्न ना करे, उसको हम लोग हार्ड वाटर कहते हैं, और जो साबुन के साथ झाग उत्पन्न करे उसको हम लोग सॉफ्ट वाटर कहते हैं। अब ये जो आपका हार्ड वाटर होता है, इसमें 2 तरह की कठोरता पाई जाती है। पहला अस्थायी कठोरता और दूसरा क्या होता है? अस्थायी कठोरता। तो जल की जो अस्थायी कठोरता होती है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट और क्लोराइड के कारण होती है। सल्फेट और क्लोराइड के कारण होती है। गांठ बांध लेंगे सर इस चीज़ का कि जल की अस्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट और क्लोराइड के चलते होती है, जबकि अस्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट बाइकार्बोनेट के चलते होती है। यहाँ पे मैंने लिख दिया है पॉइंट नंबर 10 में कि सर जल की अस्थायी कठोरता कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट लवण के चलते होती है। तो कभी कभी आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जल की अस्थायी कठोरता का क्या कारण है? तो आप कहेंगे कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट लवण उसमें घुले हुए रहते हैं, इसीलिए जो जल होता है वो अस्थायी कठोर होता है। एक और चीज़ ध्यान रखेंगे, इस दोनों में फ़र्क है। कैल्शियम और मैग्नीशियम तो दोनों में ही है, कैल्शियम और मैग्नीशियम तो सर दोनों में ही है, लेकिन जल की अस्थायी कठोरता जहाँ भी बात करी जाएगी तो कैल्शियम के सल्फेट और क्लोराइड वहाँ पे आएगा, और जब आपका जल की अस्थायी कठोरता की बात करी जाएगी तो वहाँ पे कैल्शियम और मैग्नीशियम का क्या आएगा सर? बाइकार्बोनेट आएगा। क्या आएगा? बाइकार्बोनेट आएगा। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। मेरे मित्र एक और ख़ास बात ध्यान में रखिएगा कि जल की जो अस्थायी कठोरता है, जल की जो अस्थायी कठोरता है, तो ये किस विधि द्वारा कम किया जा सकता है? एक बड़ा ही पॉपुलर विधि है परम्यूटेट विधि द्वारा। किसके द्वारा सर? परम्यूटेट विधि द्वारा हम लोग जल की अस्थायी कठोरता को दूर कर सकते हैं। आप कहेंगे जल की अस्थायी कठोरता को हम कैसे दूर कर सकते हैं? तो बड़ा ही सिंपल तरीका से जल को गर्म कर दीजिए, जल की जो अस्थायी कठोरता है वो क्या हो जाएगी सर? दूर हो जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक के जो भी पॉइंट है
उन सबको आप बहुत ही अच्छे से समझ पाए होंगे। मेरे ख्याल से अब अगर इसके इर्द गिर्द में कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो उसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसका भरपूर फ़ायदा उठा पाए। मिलते हैं फिर दोस्तों अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।